ओके सो आज हम 2020 के पेपर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा इनिशियल टारगेट ये है कि हम 2020 के मैं आप लोगों को से डिटेल डिस्कस कर लेता हूँ कि हम इनिशियली 2020 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले फरवरी मार्च का सेशन होगा, फिर मई जून का होगा और विंटर का होगा, मगर इसमें मैं आप लोगों के साथ पेपर 4-2 ही अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब 4-1 और 4-3 आप लोग अपने एंड पे करेंगे, देन वी विल मूव टू 2021 एंड देन वी विल टू मूव टू द लेटेस्ट ईयर दैट इज 2022। ठीक है, और अगर इसके बाद फर्दर अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम 2019 और 2018 की तरफ मूव होंगे। अच्छा, पहले डाटा बुकलेट्स प्रोवाइड की जाती थी लास्ट ईयर से, जिस तरह आपने एएस में भी अपेयर हुए हैं तो आपको पता है कि अब डाटा बुकलेट नहीं दी जाती। ठीक है, ये 2020 का पेपर है तो इसमें डाटा बुकलेट नहीं है, तो इसके लिए हमें डाटा बुकलेट यूज करनी पड़ेगी। मगर 2022 ऑनवर्ड्स जो पेपर हैं उनमें साथ ही जो है आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको अलग से डाटा बुकलेट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, iron is a transition element in the fourth period. Iron forms compound containing the ion Fe2 plus and Fe3 plus. Define the term transition element. 1 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि जिस तरह आपने पढ़ा हुआ भी है कि an element which forms one or more stable ions with incomplete deception या फिर partially filled deception। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एटलीस्ट मिनिमम एक ही ऐसा आइन बनाता हो जो कि क्या है, जिसमें उसका डिसेप्शन जो है इनकम्प्लीट है या पार्शियली फिल्ड है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ आयरन विद दोज ऑफ कैल्शियम एंड एस ब्लॉक एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड। जी, आप में से कोई कंपेयर कर सकता है मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी को? यस, एनीवन? यस सर, ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट भी और डेंसिटी भी। ओके, और क्यों? जी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो कैल्शियम की पोजीशन आपको मिलेगी पीरियोडिक टेबल में 20, देन हमारे पास 21 स्कैंडियम होता है, 22 टाइटेनियम होता है, 23 वेनेडियम होता है, 24 क्रोमियम होता है, 25 मैंगनीज होता है एंड देन 26 इज आयरन। तो अगर हम बात करें आयरन की और कैल्शियम के मेल्टिंग पॉइंट की, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 20 प्रोटॉन्स हैं, जो कि बिटवीन द टू आयंस जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम आयरन की बात करें तो के केस में वहां पे 26 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, बिटवीन द टू न्यूक्लियस, और वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और दोनों फोर्थ पीरियड में हैं, तो
और आयरन कंपैरेटिवली स्मॉलर हो जाएगा क्योंकि मोर न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से, तो इस वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन कैल्शियम। और अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो अगेन वही बात है, देखें वहां पे 20 पॉजिटिव, या अगर हम इन टर्म्स ऑफ मास भी बात करें तो कैल्शियम का मास स्मॉलर होता है और आयरन का मास ज्यादा होता है, और आयरन का साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी भी हायर होगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज हायर देन कैल्शियम। यहाँ पे वैसे उन्होंने रीजन नहीं पूछा, मगर अगर रीजन किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नेक्स्ट सर। आ जाइए। कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस आयरन टू पॉजिटिव आयन। तो अगर हम आयरन टू पॉजिटिव आयन की बात करते हैं, तो जैसे कि अभी बात हुई, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, विच मींस आयरन के एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट टू पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कितने हो जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 26। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 3p6 एंड देन 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर हम आयरन की लिखें एटम की तो 3d6, तो यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। बट आपको ये बात याद रखनी है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स 4s से रिमूव होते हैं और फिर 3d से रिमूव होते हैं। तो इन एक्चुअल जब हम आयरन 2 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो या तो इसको आप 4s0 लिखेंगे या आप इसको मेंशन ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो पहले 4s से रिमूव होते हैं, बाद में 3d से रिमूव होते हैं। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? सर हम लोग 4s को 3d के बाद लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसकी जगह इस तरह लिखें या आप इस तरह लिखें 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 3d6। या फिर आप जो है दूसरा तरीका क्या है कि आप ये पूरी एज इट इज लिखें और आखिर में आप 4s0 लिख दें। तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4s को बाद में भी लिखेंगे 3d से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ जी 4s और 3d के लिए। ओके, नेक्स्ट केस क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्वस आयरन 3 पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ओके, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कलर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर आप रिकॉल करें कलर का रीजन, तो मैं जस्ट एक रिव्यू दे दूं, फिर हम जो है आंसर पे आते हैं कि 4 मार्क्स के लिए हम क्या आंसर लिखेंगे। इफ यू रिकॉल कि जब आइसोलेटेड डी सब ट्रांजिशन आयन होता है तो उसके डी सबशेल सारे सेम एनर्जी पे लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब वो कॉम्प्लेक्स में आता है, जिस तरह यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स कैसे कलर ओरिजिन कर रहा है, तो जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, यानी कि जब भी लिगेंड उसके साथ डेटिव बॉन्ड्स बनाता है, तो उसके रिजल्ट में ये टू सेट्स में डी सबशेल क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जिनकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यही होगा कि दी डी सबशेल splits into two
set of the orbitals of different energies, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सबसे पहला जो आपका कलर आने का जो मेन रीजन है वो सबसे पहला ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीजन में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ऑब्वियसली आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनिशियली लोअर एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये जितना ये गैप है, अगर इस फ्रीक्वेंसी की या इस एनर्जी की वेवलेंथ को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी पे चला जाएगा और यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके, सॉरी, इधर से जंप करके इधर चला जाएगा, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी आपकी वाइट लाइट में से, और रिमेनिंग लाइट को वो इमिट करेगा, ट्रांसमिट करेगा, जिसके रिजल्ट में जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होगा, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि electron absorbs the light of specific frequency, और वो फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, जो इस एनर्जी गैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। लाइट एब्जॉर्ब करने के रिजल्ट में वो हाई एनर्जी पे जंप करेगा और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स shows the color that is complementary to the color absorbed, यानी कि वो जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे शो होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो प्लीज इसको पूछ लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि कलर किस तरह शो करते हैं ये बता दें, तो उसमें हम ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो हमने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि डी सबशेल स्प्लिट होगा 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। फिर लाइट जो है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की एब्जॉर्ब होगी, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, प्रोमोट हो जाएगा, जिसको हमने कहा जंप करेगा। और इसके बाद जो है वो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट पे आ जाइए। When an excess of cyanide ions is added to green FeH2O6, यानी कि हेक्सा एक्वा आयरन 2 आयंस है, और यहाँ पे देखिए इनका आपको कलर दिखा दिया। येलो FeCN6 कॉम्प्लेक्स आयंस आर फॉर्म, तो जो कॉम्प्लेक्स इनिशियली था उसका कलर भी आपको शो कर दिया है, और जो रिएक्शन के एंड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसका कलर भी शो कर दिया है। आगे वो क्या कह रहे हैं, heating FeCN6 with dilute nitric acid and then neutralizing the product with sodium carbonate produces red crystals containing FeCN5NO2 negative complex.
ओके, तो उसके बाद जो न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसके रेड क्रिस्टल्स हैं और उसका क्या कलर होगा वो भी आपको शो कर दिया, बता दिया। ठीक है, NO इज अ न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि इसके पास जो है मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है कि वो ऐसा लिगेंड जो कि जो है क्या करता हो, वन डेटिव बॉन्ड फॉर्म करता हो ट्रांजिशन मेटल आयंस के साथ। ठीक है, उसको हम जो है मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। स्टेट द शेप ऑफ FeH2O6 एक्वस कॉम्प्लेक्स आयन। तो जरा रिकॉल कीजिए कि अगर एक ट्रांजिशन मेटल आयन है और उसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच हैं मोनोडेंटेट, तो इस शेप को हम क्या नेम देते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, वेरी गुड। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स की शेप आपको पता चल गई, क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। जब भी याद रखिएगा कि अगर ट्रांजिशन मेटल आयन जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो शेप क्या होगी? हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी, चाहे वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच हो या बाइडेंटेट लिगेंड्स अटैच हो। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन FeH2O6 आयंस एंड एन एक्सेस ऑफ साइनाइड आयंस। यानी कि ये देखें, ये जो सबसे ऊपर वाली आपको स्टेटमेंट दी है इसी का इक्वेशन बनाने की बात कर रहे हैं। आपको ऊपर प्रोडक्ट भी बता दी है, ठीक है, और आपने इक्वेशन बनानी है। सो FeH2O6 2 पॉजिटिव एक्सेस साइनाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है उस प्रोडक्ट में देखें आयरन के साथ कितने साइनाइड आयन अटैच हो रहे हैं? 6 साइनाइड आयन अटैच हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो मैं उसी को देखते हुए यहाँ पे 6 वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए वहां से? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 6 साइनाइड आयन आए हैं जो कि मुझे ऊपर फर्स्ट स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 प्लेस करूंगा। जी, ये इक्वेशन सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये ऑक्टाहेड्रल के बॉन्ड एंगल्स का कैसे पता लगा? हमने अभी तक कहीं कहाँ पे लिखे बॉन्ड एंगल्स? नहीं, उससे याद करना होता है ना, 90 भाई डिग्री वगैरह। ऑक्टाहेड्रल में हमेशा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होते हैं और कोई हो ही नहीं सकते। ये तो आपको याद करनी पड़ेगी ना, शेप के साथ एंगल्स जो हमने अच्छा, AS में कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा। जी, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स से आपको पता चल जाएगा कि उसकी शेप क्या, और जब शेप पता चल जाएगी तो उसका एंगल भी पता चल जाएगा। मतलब ये जो नहीं, ये जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर हो। ठीक है, अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर ये थोड़ी होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास अगर आयरन के साथ C2O4, ये जिसे हम क्या बोलते थे, ऑक्सिलेट, ये हैं तो ये 3 अटैच होंगे और नेट चार्ज क्या आएगा? 3 नेगेटिव। बट जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो C2O4 है, दिस इज लाइक दिस। तो देखें, एक C2O4 कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 2 बॉन्ड्स बना रहा है। फिर इसी तरह एक C2O4 यहाँ पे अटैच होगा और एक C2O4 यहाँ पे अटैच होगा। तो आपके पास लिगेंड्स तो 3 है, मगर कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी देखें 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी शेप भी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। तो आपको जो लिगेंड्स आपको नोट्स में लिस्ट लिखवाई थी और आपको टाइप्स बताई थी, वो लिगेंड्स आपको याद होने चाहिए कि अगर ये लिगेंड है तो ये लिगेंड मोनोडेंटेट है तो एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और C2O4 है फॉर एग्जांपल वो बाइडेंटेट है तो 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अगर 3 C2O4 अटैच हैं तो इट मींस 6 डेटिव बॉन्ड्स बनने चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है सर। जी, बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। डिड्यूस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा रही है और इसमें अब देखें ओवरऑल चार्ज क्या है?
4 नेगेटिव है, तो आप उसी से वर्किंग कर लें, इज इक्वल्स टू -4। CN पे हमें पता है क्या चार्ज होता है सर प्लस तो होगी। 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव, सो -1 टाइम्स 6, तो इट मींस आयरन पे क्या चार्ज आएगा कि मुझे नेट चार्ज -4 मिले? +2। +2। सो इट मींस यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो नेट चार्ज 2 माइनस है, -2। NO के बारे में देखें, हमें नहीं याद, इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी थी कि न्यूट्रल है, तो यानी कि NO का चार्ज क्या होगा? 0 होगा। CN का अगेन -1 होता है, तो -1 टाइम्स 5, तो यहाँ पे क्या चार्ज होगा कि हमें नेट चार्ज -2 मिले? +3। +3। तो here we got the oxidation number of iron in this complex। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर की वर्किंग सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। Yes, is it clear to everyone? जी सर। Okay, डिफाइन द टर्म मोनोडेंटेट लिगेंड में अभी ऊपर आप लोगों को समझा के आया था, और ये देखें यहाँ पे मैंने बताया वन डेटिव बॉन्ड, मगर यहाँ पे कितने मार्क्स के लिए ये स्टेटमेंट पूछी गई है? 2 मार्क्स के लिए ये स्टेटमेंट पूछी गई है। तो 2 मार्क्स के लिए हमें यानी कि 2 बातें लिखनी पड़ेंगी। तो एक बात तो हम क्या लिखेंगे जो ऊपर हमने बात की है, डेटिव बॉन्ड विद द, किससे फॉर्म करता है लिगेंड? सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन, वेरी गुड। और किस तरह फॉर्म करता है? डेटिव बॉन्ड्स। ओह, यू हैव ऑलरेडी रिटन। विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपना लोन पेयर शेयर करता है, तो 2 मार्क्स के लिए आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, सर फिर 1 मार्क्स में क्या लिखना होता है? वन डेटिव बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन, अगर मोनोडेंटेट की बात हो रही है तो। ओके, अगले पार्ट में वो आपसे क्या कह रहे हैं? कंप्लीट द डायग्राम टू शो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ FeCN5NO कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपसे मांगा गया है, ठीक है? तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में 3 तरह के बॉन्ड्स दिखाते हैं। एक वो बॉन्ड जो ऑन द प्लेन होता है, एक वो बॉन्ड जो अबव द प्लेन होता है, और एक ये वाला बॉन्ड डॉटेड लाइन से जो बिलो द प्लेन होता है। तो एक तरीका तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करने का ये होता है कि आप दोनों बैकवर्ड वाले बॉन्ड डॉटेड लाइन से बना दें और फ्रंट वाले बॉन्ड इस तरह बना दें, ठीक है? अब एक NO है, ठीक है, तो वो आप किसी भी एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं NO को यहाँ पे प्लेस कर दूं और बाकी 5 CN यहाँ पे प्लेस कर दूं, मगर इधर एक और बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि C मस्ट बी फेसिंग द आयरन, चाहे आप किसी भी साइड बना रहे हो, क्योंकि नॉर्मली साइनाइड में कार्बन अपना लोन पेयर शेयर करके डेटिव बॉन्डिंग करता है। दूसरी बात, ये एक आयन है, तो इस वजह से आप इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता 2- जिस तरह है, तो फिर हम इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे मैं -2 लिखूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लें, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग मुझे सब प्लीज।
जी स्क्रीन शेयर हो गई है सबके साथ? जी सर। ओके जी सर। तो ये देखिए, अभी जो मैंने शेप बनाई है 3 डायमेंशनल, वो बेसिकली इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आप जो पर्पल वाला एटम है उसको फिलहाल आप क्या कंसिडर करें, सेंट्रल मेटल आयन कंसिडर करें, और बाकी जो 6 ग्रे एटम्स हैं या वाइट एटम्स हैं उन सबको लिगेंड्स कंसिडर करें। तो अगर आप इस वक्त इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर मैं इसको इस तरह रख रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, यूं, तो देखें दो बॉन्ड्स जो हैं डायगनली पीछे जा रहे हैं और दो बॉन्ड्स डायगनली इसी तरह आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जो दो बॉन्ड पीछे जा रहे हैं डायगनली, 1 मिनट यार जी, तो जो दो बॉन्ड पीछे जा रहे हैं डायगनली, उन दोनों बॉन्ड्स को हमने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से बनाया है, ठीक है। जो दो बॉन्ड सामने आ रहे हैं आपकी तरफ, उन दोनों बॉन्ड्स को हमने इन बोल्ड लाइन से बनाया है, और वो दो बॉन्ड्स जो कि एक ऊपर और एक नीचे है, बिल्कुल उसी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे वो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, तो उस बॉन्ड को हमने ऊपर और नीचे बनाया है। बट एक और चीज देखें, अगर मैं इसको, 1 मिनट, अगर मैं इसको इस तरह ओरिएंट कर दूं, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 4 बॉन्ड उस प्लेन पे आ गए जिस प्लेन पे इस वक्त ये देखें ये 2 बॉन्ड्स थे। ये बात सबको समझ में आ रही है? इस वक्त आपको कितने बॉन्ड्स प्लेन पे दिख रहे हैं? 2 बॉन्ड्स जो कि एक ऊपर है और एक नीचे है। 2 बॉन्ड्स आपकी तरफ पॉइंट हो रहे हैं और 2 बॉन्ड्स पीछे पॉइंट हो रहे हैं। बट अगर मैं इसको इस तरह रोटेट कर दूं, इस तरह, तो इस वक्त क्या हो गया कि 4 बॉन्ड्स प्लेन पे आ गए, एक बॉन्ड बिल्कुल मेरी सामने मेरी तरफ पॉइंट हो रहा है, प्लेन से बाहर निकल रहा है, और एक बॉन्ड बिल्कुल प्लेन के पीछे जा रहा है। अगर मैं इस तरह करूंगा तो आपको दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस ओरिएंटेशन में इसी कॉम्प्लेक्स को शो करना चाहता तो मैं क्या करता। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्किंग स्कीम में दोनों तरीकों से, कभी किसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, कभी किसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर आप इस वक्त देखें तो इस वक्त आपके 4 बॉन्ड्स प्लेन पर हैं, ठीक है। तो वो जो 4 बॉन्ड्स प्लेन पर हैं, उन चारों बॉन्ड्स को मैं इसी तरह नॉर्मल लाइन से दिखाऊंगा। फिर देखें, हमने अभी देखा कि एक बॉन्ड हमारा प्लेन से बाहर हमारी तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड प्लेन से पीछे जा रहा है। तो जो बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा है उसको मैं इस तरह बोल्ड लाइन से बनाऊंगा, और जो बॉन्ड पीछे जा रहा है प्लेन से, मैं उसको इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। तो चाहे मैं पहले वाला केस बनाऊं या ये वाला केस बनाऊं, दोनों ही सही कंसिडर किए जाएंगे। मैं एक जगह पे जो है क्या करूं, एनओ लगा दूं, और बाकी सब जगह पे सी एन अटैच कर दूं। तो मार्किंग स्कीम में, किसी मार्किंग स्कीम में आपको इस तरह की ओरिएंटेशन मिलेगी और किसी मार्किंग स्कीम में आपको इस तरह की ओरिएंटेशन मिलेगी। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप ऑक्टाहेड्रल को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में किस किस तरह दिखा सकते हैं। तो अभी जो मैंने राइट साइड पे आपको डायग्राम नजर आ रही है, वो डायग्राम इस तरह की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो लेफ्ट साइड पे मैंने डायग्राम बनाई है वो इस ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप सबको क्लियर हो गई है ये बात। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द टू कॉम्प्लेक्स आयंस FeCN6 4- and FeCnNO2- are different colors. Explain why the colors of the two complex ions are different. इन दोनों के कलर क्यों डिफरेंट हैं, और मार्क्स देखिए कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। जी, इसका कोई मुझे आंसर दे सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गया है और शेप भी बदल गया है।
बेटा शेप तो नहीं बदला, ऑक्सीडेशन स्टेट बदला है सिर्फ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने से कलर में क्यों डिफरेंस आ रहा है? अमाउंट ऑफ एनर्जी। पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज हैं जिस वजह से डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है, और वो जो कलर होते हैं वो उसके ऑपोजिट होते हैं, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री तो कलर। ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी जी, आपकी ये बात सही है। देखें फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह समझें, ऑब्वियसली एक लिगेंड चेंज हुआ है, तो अगर हम इस केस की बात करें, इस केस में लेट सपोज कि जो एनर्जी गैप था वो ये था, तो हो सकता है कि इस केस में ये एनर्जी गैप इससे स्मॉलर हो गया हो या इससे ज्यादा हो गया हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो दो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो रहे हैं दोनों केसेस में, वो जो है डिफरेंट गैप से स्प्लिट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ के जो डेल्टा ई है और यहाँ का जो डेल्टा ई है, चेंज इन एनर्जी या जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है वो डिफरेंट है, एक चीज। और अगर वो डिफरेंट है तो दूसरी चीज क्या होगी कि इट मींस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। और ऑब्वियसली अगर लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की या डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्ब होगी तो जो कलर शो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कीजिए। सर यही हो गया ना कि डिफरेंट एनर्जी होती है जिस वजह से फिर इलेक्ट्रॉन जी जो इमिट होता है वो डिफरेंट जगहों पे होता है। नहीं जी नहीं, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी, देखो ना गैप डिफरेंट है तो वो बस सिंपल सी बात ये है कि जो डेल्टा ई की वैल्यू है या जो चेंज जो गैप है दोनों डी ऑर्बिटल्स का वो डिफर कर रहा है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है। डेल्टा ई डिफर फॉर बोथ कॉम्प्लेक्सेस, हेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड। जी ये क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई प्लीज कोई क्वेश्चन है तो अपने डाउट साथ साथ क्लियर करते जाइए। आपने ये एक्सप्लेन किया ना कि डिफरेंट एनर्जीज अब्सॉर्ब होंगे। सॉरी अहमद, कैन यू रिपीट? आपने यही एक्सप्लेन किया ना कि डिफरेंट एनर्जीज अब्सॉर्ब होंगे और कुछ डिफरेंट नहीं है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई डिफरेंस नहीं आएगा कलर पे, कलर पे डिफरेंस आएगा कि जो दो डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो रहे हैं डिफरेंट लेवल्स में, उनका एनर्जी गैप डिफर करेगा जिसकी वजह से डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब होगी। राइट ओके। E is a complex ion and here we have the formula containing Fe2 plus with a coordination number of 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर उन्होंने आपको 6 बता दिया है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे टोटल लिगेंड्स कितने अटैच हैं, 4 लिगेंड्स अटैच हैं, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जिसका मतलब है कि ये वाले जो दो लिगेंड्स हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं। क्लोरीन से तो आप सब फेमिलियर हैं कि ये मोनोडेंटेट होता है, एक ही डेटिव बॉन्ड बनाता है क्योंकि सिंगल एटम है। अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, the number of dative bonds between ligand and the central metal ion, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बिटवीन जो जितने टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। अगले पार्ट पे आ जाइए। E shows both optical isomerism and cis trans isomerism, ठीक है। E दोनों तरह के आइसोमर्स शो करता है। One isomer of E is shown
C2O4 नेगेटिव आयन इज रिप्रेजेंटेड एज, हमने बता दिया कि इसको आपने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाना, ठीक है। इन द बॉक्सेस ड्रॉ 3-dimensional diagrams to show the trans isomer of E and optical isomer of E। ये देखें, ये आपको एक की बना के दे दिया। अब अगर आप इसमें देखें ऑक्टाहेड्रल की ओरिएंटेशन देखें तो एज जो मैंने आपको सेकंड वाली दिखाई थी, यानी कि इस वक्त ये केस क्या है, ये ऐसा केस है जिसमें 4 एटम्स ऑन द प्लेन है और एक एटम बाहर की तरफ आ रहा है और एक एटम पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये यही केस है। अब इन्होंने आपको क्या बोला है कि इसका ट्रांस आइसोमर बनाना है और ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। जी, ट्रांस आइसोमर कैसे बनाएंगे? अच्छा, अब आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर इन्होंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया है तो आपकी भी जो ओरिएंटेशन होगी बॉन्ड्स की वो इसी तरह होगी, यानी कि आप इसी तरह इसमें ऑप्टिकल भी बनाएंगे और इसी तरह इसमें, मतलब 4 बॉन्ड्स ऑन द प्लेन रखेंगे, एक बॉन्ड अबव द प्लेन जाएगा और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन जाएगा। जी, ट्रांस कैसे बनाएंगे? कैन एनीबॉडी रिकॉल? जी, एक Cl हम लोग से अवे हो जाएगा। कैन यू रिपीट अहमद? Cl will be on the one opposite to us, the dashed line. अपोजिट टू द Diagonally हो बोल्ड जाएगा। लाइन। Yes. जी, इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि क्यों? सर मिरर जी, इमेजेस होती हैं। मुझे पहले ट्रांस आइसोमर बताएं कि डायगोनल होने से किस तरह आप कह सकते हैं कि वो ट्रांस हो गया है। भी एक Cl रिप्लेस हो जाए OX वाली जगह पे 180 बॉन्ड एंगल होगा। 180 बॉन्ड एंगल होगा, वेरी गुड। देखें, यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों बॉन्ड्स को यहाँ पे शो करूं तो ये वाला बॉन्ड है जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, और वो वाला बॉन्ड है जो नीचे जा रहा है। ये वाला जो अभी बॉन्ड आपको मूव होता हुआ दिख रहा है, एक क्लोरीन इधर लगा हुआ है और एक क्लोरीन, ये जो बॉन्ड मूव हो रहा है, इधर लगा हुआ है। तो इन दोनों क्लोरीन्स के बिटवीन क्या एंगल है, 90 डिग्री है, इसीलिए सिस है। अब मैं ट्रांस करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक क्लोरीन को इधर ही रहने दूं जो बोल्ड लाइन है और दूसरे क्लोरीन को मैं इधर लगा दूं, ठीक है। तो अगर दोनों क्लोरीन्स के बिटवीन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो इट मींस के मैं एक क्लोरीन को यहाँ पे रहने दूंगा और दूसरे क्लोरीन को यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? और उन्होंने C2O4 के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या बताई है, ये रिप्रेजेंटेशन बताई है। तो मैं सिंपली यहाँ से एक लाइन मूव करूंगा OX और यूं बॉन्ड शो कर दूंगा और इन द सेम वे यहाँ पे मैं OX लगा दूंगा। तो दैट इज योर ट्रांस आइसोमर। अगर इस डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। और ऐसे केस में, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था नोट्स में, कि जब आपके पास 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स अटैच हों और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच हों, उस केस में जो ऑप्टिकल आइसोमर बनता है वो सिस का ऑप्टिकल फॉर्म होता है और ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं बनता, ठीक है। इसका ऑप्टिकल बनेगा और ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रांस का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाता है और सिस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। ठीक है, तो मिरर इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर इस क्लोरीन को इधर ही रहने दें और क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे स्वैप कर दें और OX वाला बॉन्ड जो कि प्लेनर बॉन्ड से पीछे की तरफ बन रहा था उसको इधर बना दें और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहने दें, तो ये आपके दोनों क्या हो गए, मिरर इमेज बन गए।
जी सर। सर ये फिर बता दें ऑप्टिकल। एक मिनट रुक जाए। देखें, अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल आइसोमर है जिसमें 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं और 2 बाइडेंटेट लिगेंड हैं, और आपकी ये वाली एग्जांपल देखें तो ये ऐसी ही है। ये देखें, यहीं पे हमने ऊपर डिसाइड किया था ये 2 C2O4 2 बाइडेंटेट लिगेंड है और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, और आपको यहाँ पे डायग्राम्स में नजर भी आ रहा है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। और ये देख लें, ये यही केस है। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि इन्होंने यहाँ पे आपके पास आयरन सेंट्रल एटम लिया है और हमने यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या लिया है, कोबाल्ट लिया है। सिस और ट्रांस में डिफरेंस देख लें। सिस केस में दोनों क्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और ट्रांस के केस में दोनों क्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या है, 180 डिग्रीज है। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब देखो, अगर इसका मिरर इमेज बनाओ तो ये कंपाउंड बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। इसका मिरर इमेज इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकता है, बट इसका मिरर सर इमेज इसके मतलब ऊपर कि दोनों सुपर, साइड पे इक्वल चीजें हैं, इस वजह से सुपर इम्पोजेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात ये यहाँ पे मैंने जब ऑप्टिकल आइसोमर डिस्कस किया था तो देखें, यहाँ पे मैंने ये बात डिस्कस की थी कि ये देख लें 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स होंगे और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे, तो सिस जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ये देखें, सिस का मिरर इमेज बन जाएगा जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, और ट्रांस के केस में, इस केस में ट्रांस का मिरर इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए हम ट्रांस का तो मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, सिस का मिरर इमेज बनाएंगे। अब्दुर्रहमान, आपको क्या कंफ्यूजन है, जरा पूछ लें प्लीज, क्लियर कर लें अभी भी। सर नहीं है। सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि Cl जो लेफ्ट पे लगा हुआ है वो राइट पे क्यों नहीं लग रहा नीचे? नीचे जो लेफ्ट पे लगा, लेफ्ट पे कौन सा लगा हुआ है बेटा? इसमें जो Cl लेफ्ट पे लगा हुआ है ये वाला, वो ऑक्टाहेड्रल में राइट पे क्यों नहीं लग रहा? जी, ये तो ये वाला Cl, ऑक्टाहेड्रल में राइट पे क्यों नहीं लग रहा नीचे? तो ये भी तो ऑक्टाहेड्रल है। मतलब इसका जो अभी हमने नीचे बनाया है उसमें यही Cl हमने हाँ, राइट पे क्यों नहीं लगा दिया? यही तो यहाँ पे लगाया है। राइट पे नीचे क्यों नहीं लगाया? यहाँ इसके बराबर में जो Fe की जो सीधी यहाँ पे लाइन क्यों जाती नहीं है। लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? जी, अच्छा, एक मिनट। और फिर बाकी अगर दोनों पे आप ऑक्स देखें, लगा देते। रुको रुको रुको, ये देखो, अगर आप उसको कंपेयर करें इससे, तो इस वक्त ये जो आपको दिख रहा है ये और इसकी ओरिएंटेशन सेम है। अब देखें, ये वाला जो क्लोरीन है, अगर किसी को स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो पूछेगा, ये वाला क्लोरीन बेसिकली कौन सा एटम है? ये वाला एटम है जिसको मैं अभी मूव कर रहा हूं। जी, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, ये वाला क्लोरीन ये वाला एटम है। ओके, और ये वाला क्लोरीन, जो जिस क्लोरीन की आप बात कर रहे हैं, वो क्लोरीन ये वाला है ना? कि आप, सॉरी, आप इस पोजीशन की बात कर रहे हैं ना, कि इस पोजीशन पे क्यों नहीं जी लगा? सर। तो ये पोजीशन कहाँ है? ये रही। ये बात क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अच्छा, तो अब तुम सोचो कि जब तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे या इसके सामने मिरर रखोगे
तो ये वाला क्लोरीन एटम इस जगह आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर। आई बात समझ? तो इसीलिए ये वाला क्लोरीन यहाँ पे नहीं लग सकता, क्योंकि अगर मैं मिरर बनाऊंगा तो ये वाला क्लोरीन उस मिरर में अपने पीछे जाएगा। जी सर। तो इसीलिए इस वाले क्लोरीन को हमने यहाँ पीछे ड्रॉ किया। क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं हुआ? जी सर क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। FeC2O4Cl2 negative contain ligands which are anions of ethane dioic acid। बिल्कुल सही है। देखें, अगर आप इथेन डायोइक एसिड जब वाटर में आयोनाइज होगा तो बेसिकली दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो आपका बेसिकली ये एनाइन बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो एनाइन है यही यहाँ पे एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है। ठीक है, complete the table to show any observation for the reaction of ethane dioic acid with the named reagent where no change is observed, write none। okay, तो इथेन डायोइक एसिड को वार्म एसिडिफाइड मैग्नेट में मिक्स किया जा रहा है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन में मिक्स किया जा रहा है और वार्म टॉलेंट रिएजेंट में यूज किया जा रहा है। तो बताइए फर्स्ट केस में रिएक्शन होगा या नहीं होगा? जी नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब वो मुझे नहीं पता। ओके बेटा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में एक बात की थी कि only 2 carboxylic acids can be oxidized, one is methanoic acid and the second one is ethane dioic acid। where it is, ये देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एएस में, आप लोग एएस के सिलेबस में सिर्फ यहां तक लिमिटेड रहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होते। A2 के सिलेबस में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि ओनली दीज टू acids, one is methanoic acid and the second one is ethane dioic acid, both can be oxidized। ठीक है, नाउ मेथानोइक एसिड इन चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, whether it is a Fehling solution or Tollens reagent, which both are mild oxidizing agents। acidified मैग्नेट एंड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो हम इन चारों में से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करें तो मेथानोइक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट व्हेन वी कम टू इथेन डायोइक एसिड, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय पोटेशियम मैग्नेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ओनली, विच आर स्ट्रॉन्ग वंस। ठीक है, तो अगर इस नॉलेज से हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और इन दोनों केसेस में रिएक्शन नहीं होगा। और अगर फर्स्ट केस में रिएक्शन होगा तो एसिडिफाइड मैग्नेट के साथ आपको पता है कि कलर चेंज क्या होता है, डीकलराइज आप लिखते हैं या क्या लिखते हैं, पर्पल टू कलरलेस, क्योंकि मैग्नेट पर्पल होता है, वो पर्पल से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दो केसेस में क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड से कंडेंसेशन रिएक्शन करता है और टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो इन दोनों केसेस में ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है सबको ये बात? सर टॉलरेंस के साथ तो मेथानोइक एसिड का होता है। जी, कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ मेथानोइक एसिड का होता है, यहाँ रहेगा। ठीक है सर।
क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Now, next question. Group 2 metals form stable carbonates and sulfates. ये पूरा लैटिस एनर्जी में हमने ये सारा डिस्कशन किया था, ठीक है। कार्बोनेट्स की हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी पूछी जाती है along with the nitrates. याद रखिएगा, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की हमेशा एग्जामिनर थर्मल स्टेबिलिटी पूछता है, सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स की ग्रुप 2 के सॉल्युबिलिटी पूछता है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप। तो इफ यू रिकॉल, डाउन द ग्रुप क्या होती है थर्मल स्टेबिलिटी? increase. Increase होती है। क्यों? anion की चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है। एनाइन तो बेटा सेम है ना, एनाइन तो आपका हर केस में कार्बोनेट है, तो एनाइन से क्या फर्क पड़ेगा? They get चेंज क्या हो deformed रहा है? less. Deformed कम होती हैं क्यों? पोलराइजिंग पावर क्योंकि शेल बड़े होते जाते हैं। क्यों? बिल्कुल सही है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है अहमद, छल बड़े होते जाते हैं। मगर आपका सीक्वेंस क्या होगा कि साइज ऑफ मेटल आयंस इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि मेटल आयन पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाती है ना जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट सीक्वेंस होगा कि आयन पोलराइजेशन जो है डिक्रीज हो जाती है, या डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सर। ये डालेंगे कि फिर उसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। बिल्कुल ये बात लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आपके लिए 3 मार्क्स हैं, तो दीज 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। अगर 4th मार्क होता तो आप वो पॉइंट भी लिख सकते थे कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। पोलराइजेशन ऑफ कार्बोनेट आयन डिक्रीजेस, और पोलराइजेशन जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर Next, the sulfates of group 2 elements become less soluble down the group. Explain this trend. अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि अगर यही बात नाइट्रेट के लिए पूछी जाती तो सेम रीजन होता, और यहाँ पे आप सिंपली इसकी जगह नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर देते डेड सेट। और उसी तरह जिस तरह अभी इन्होंने बात की थी, तो अगर 4th मार्क होता तो हम बोलते कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ग्रुप 2 सल्फेट्स लेस सॉल्युबल होते हैं डाउन द ग्रुप, ये बात याद रखिएगा। और अगर यही सेम क्वेश्चन हाइड्रोक्साइड्स के लिए आता है तो हाइड्रोक्साइड्स के लिए क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 बिकम मोर सॉल्युबल डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये दोनों चीजों में ये फर्क है। अच्छा, अभी तो हम बात करते हैं ग्रुप 2 सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी की। तो इसका ट्रेंड lattice energy and hydration both gets less exothermic, दोनों डाउन द ग्रुप लेस एक्सोथर्मिक हो जाती हैं। यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अच्छा, देखें सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होती है? जब इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगी, और यहाँ पे लेस सॉल्युबल हो रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, विच मींस डाउन द ग्रुप इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। सर फिर से एक्सप्लेन करेंगे? देखें, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन लोअर है, एक्सोथर्मिक है, स्मॉलर वैल्यू है, तो सॉल्युबल ज्यादा है। और अगर इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू मोर पॉजिटिव है तो वो लेस सॉल्युबल है। राइट, ओके। ठीक है, तो आपका पहला मार्क तो इस
ये मार्क आपका कवर करेगा। दूसरा मार्क क्या है कि दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं, बट होता क्या है देखें, अगर आप बॉन्ड हैबर्ट साइकिल रिकॉल करें, यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज लैटिस एनर्जी, this is enthalpy change of solution, and this is hydration. अब जरा एक बात देखिएगा, मैं दूसरी अगर बनाऊं तो लैटिस एनर्जी कम हो गई, हाइड्रेशन भी कम हो गई, जिसके रिजल्ट में सॉल्यूशन क्या हो गई, पहले से सॉल्यूशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। तो अगर आप गौर करें तो दोनों तो डिक्रीज हुई हैं, बट हुआ क्या है कि इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो है ज्यादा डिक्रीज हुई है। ठीक है, डिक्रीजेस मोर देन लैटिस एनर्जी। जितना लैटिस एनर्जी में डिक्रीज आया है उससे ज्यादा हाइड्रेशन डिक्रीज हुई है, और हाइड्रेशन अगर ज्यादा डिक्रीज हुई है तो उसकी वजह से क्या हो गया, हेंस enthalpy change of solution becomes or gets more endothermic, वो और ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाएगी, और जितनी ज्यादा ये एंडोथर्मिक होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात यहां तक क्लियर है सबको? अब अगर यही हाइड्रो ऑक्साइड के लिए होता तो पहली स्टेटमेंट सेम रहती, इसकी जगह आपका लैटिस आ जाता और इसकी जगह हाइड्रेशन आ जाता, और यहाँ पे आप इसको मोर एक्सोथर्मिक कर देते, तो ये आपका आंसर हो जाता इस केस के लिए कि हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स बिकम्स मोर सॉल्युबल डाउन द ग्रुप। तो आप बस ये तीन चीजें रिप्लेस करते और उसके बाद आपका 3 मार्क्स के लिए हाइड्रो ऑक्साइड का ट्रेंड रेडी हो जाता। जी क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, aluminium is extracted from Al2O3 by electrolysis. Al2O3 is dissolved in cryolite in this process. The half equation for the reaction at the anode is shown. Okay, use this half equation to write the ionic equation for the electrolysis of aluminium oxide. Okay, इस हाफ इक्वेशन को यूज करते हुए ये एनोड पे आपको बना दी। जी, तो अब आपने use this half equation to write the ionic equation for the electrolysis of aluminium oxide, यानी कि आपने net ionic equation बनानी है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, कैन एनीबॉडी रिकॉल? एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा होगा। एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा होगा, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर उन्होंने बोला हुआ है एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, तो इट मींस आपके पास एल्यूमिनियम आयंस जिन पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल बना रहे होंगे। ये बात क्लियर है सबको? जी, अगर किसी को इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एनोड पे क्या हो रहा है, O2 नेगेटिव, एक मिनट में जरा चार्जेस सही से लिख दूं, 3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव प्लस कार्बन इज फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें, हमें सबसे पहले जब भी नेट इक्वेशन बनानी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने होते हैं।
तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को टाइम्स 2 करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को टाइम्स 3 करूंगा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन को टाइम्स 2 करूंगा तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Al3 पॉजिटिव reacting with 6 gaining 6 electrons forming 2 aluminium, और नीचे वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 oxidines plus 3 carbon forming 3 carbon monoxide plus 6 electrons। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास रिएक्टेंट साइड पे क्या आएगा, 2 aluminium 3 positive ions plus 3 O2 minus plus 3 carbon, और प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2 स्पीशीज हैं, 3 moles of carbon monoxide and 2 moles of aluminium। तो ये आपकी नेट इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन बन गई। जी क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Aluminium oxide is electrolyzed for 3 hours, that is a time, using carbon electrode and a current of 3.5 exponent minus 5 ampere. Okay. Calculate the mass of aluminium that is formed. तो एल्यूमिनियम का जो मास फॉर्म हुआ है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए मैं आपको रिकॉल करा दूं, देखें, इसके लिए आपको एल्यूमिनियम की हाफ इक्वेशन चाहिए। तो फर्स्ट राइट दिस, एल्यूमिनियम की अगर मैं हाफ इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, बेटा अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, खामोश बैठने से कुछ नहीं हो सकता, अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 1 मोल एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है। इफ यू टेक द हेल्प फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल तो आपको पता चल जाएगा 1 मोल एल्यूमिनियम का मास क्या है। सो हियर वी गो, हियर इज द पीरियोडिक टेबल, कितना है, 27 है। तो इट मींस मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम फॉर्म हो रहा है, और 27 ग्राम एल्यूमिनियम किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, ड्यू टू 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ यू रिकॉल, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1 फेरेडे के, और 1 फेरेडे इक्वल होता है 96500 कूलम चार्ज के। तो इट मींस मैं यहाँ पे इस इक्वेशन से ये रेशो बना सकता हूं कि 3 times 96500 कूलम चार्ज is required to produce 27 gram of aluminium. Is this understandable to everyone? जी सर। जी, ये रेशो सबको क्लियर हो गया कि मैंने हाफ इक्वेशन जो एल्यूमिनियम कैथोड पे फॉर्म हो रहा है उस इक्वेशन से रेशो बनाया कि अगर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 times 96500 इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, और 1 मोल एल्यूमिनियम है तो 1 मोल का मास आ जाएगा जो 27 ग्राम है। ठीक है बेटा, ये चार्ज अगर रिकॉल करें तो किसके इक्वल होता है, चार्ज इज इक्वल्स टू करंट टाइम्स टाइम। ठीक है, करंट टाइम्स टाइम के इक्वल होता है। तो करंट मुझे कितना दिया हुआ है, 3.5 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 5 सर ये times- Q is equals to IT वाला फॉर्मूला है। जी हाँ बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 ये मेरा 3.5 एक्सपोनेंट 5 ये करंट है। ये करंट टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम 3 आवर्स है, तो आवर्स को बेटा याद रखिएगा हमेशा हमें जो है किसमें कन्वर्ट करना होता है, सेकंड्स में। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट्स में हो जाएगा, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो है सेकंड्स में हो जाएगा, एंड दैट इज योर एक्स। तो अगर आप इस एक्स रेशो से एक्स को सब्जेक्ट बना के वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो आपको वो डायरेक्ट मास मिल जाएगा 27 times 3.5 एक्सपोनेंट 5
into 3.0 into 60 into 60 divided by 3 times 96500। कोई मुझे सॉल्व करके बता दे क्या आंसर आ रहा है। सर 3.5 एक्सपोनेंट 5 आ रहा है। 3.5 एक्सपोनेंट 5 ग्राम्स। जी ये मेथड सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये आपका Q है, सॉरी ये आपका I है और ये आपका T है। ये आपने यहाँ पे अलग से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करें हैं, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दें, दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। क्रियोलाइट कैन बी मेड फ्रॉम SiF4। The first step in the conversion of this reaction of SiF4 with water forming H2SiF6 and SiO2 इक्वेशन बनानी है। ओके, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो देखें हमें यहाँ पे उन्होंने बता दिया, फर्स्ट स्टेप इन दिस conversion is the reaction of SiF4 with H2O। तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट्स हो गए, फॉर्मिंग दिस एंड दिस, तो ये दोनों आपकी प्रोडक्ट हो गई। नाउ यू कैन मेक द इक्वेशन। आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपको सारे फॉर्मूलाज दे दिए उन्होंने। What you just need to do, you just need to balance the equation। H2SiF6 plus SiO2। जी यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो मैं अगर यहाँ पे 3 लगा दूं तो ये 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो ये भी 12 हो जाएंगे। ये 3 लगाने से SI कितने हो गए? सिलिकॉन 3 हो गए, यहाँ पे सिलिकॉन 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो इधर भी 3 हो गए, सिलिकॉन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गए, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन 4 हो जाए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है। आपकी इक्वेशन दोनों साइड पे बैलेंस हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है Yes, सबको? sir. ओके, तो हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं 1.5 आवर में, एक 20 मार्क्स का और एक 11 मार्क्स का। इट मींस कि आपने 31 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं अराउंड 1 आवर 20 मिनट्स में, और ये पूरा पेपर 2 आवर्स का होता है 100 मार्क्स का। तो स्पीड बहुत बढ़ानी है अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, कॉन्सेप्ट्स की से आगे कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चंस? नो सर। एवरीवन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir.